एट्थ पे कमीशन की तो खुशी बहुत होगी और मार्केट में बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं कि आपकी सैलरी 2 गुना या ढाई गुना 3 गुना होने वाली है। लेकिन ये जो सैलरी है ये आपको कितना मुनाफ़ा देगी ये तो बात की बात है जब ये लागू हो जाएगा। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको अपलोड करके उसमें रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे इकोनॉमी की कि अभी इंडिया की इकोनॉमी की स्थिति क्या है और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पर भी देखा है कि कुछ अलार्मिंग ही है। यानी कि इंडिया को अब एक इमरजेंसी रीसेट की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कॉरपोरेट विल और उसके साथ चाहिए पॉलिटिकल विल। मैंने कॉरपोरेट का नाम पहले लिया, गवर्नमेंट का नाम या फिर पॉलिटिकल विल का नाम मैंने बाद में लिया। कारण ये है कि ज़्यादातर वैसे आप जितने भी कंट्रीज़ देखेंगे जहाँ पर आपको सरकार चल रही है, वो सारी सरकार जो होती है वो कहीं न कहीं जो कॉर्पोरेट्स होती हैं उनके इशारों पे चलती है। सरकार का जो बड़ा एजेंडा होता है वो कॉर्पोरेट को ही बैक करता है। इसके बहुत सिंपल से कारण हैं क्योंकि जो पार्टी फंड होता है उसमें सारा पैसा आपको कॉर्पोरेट से ही देखने को मिलता है। इसलिए सरकार सबसे पहले क्या करती है, वो कॉर्पोरेट को सपोर्ट करती है कहीं भी। इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया, ये कहीं भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही होता है, इंडिया में भी यही हो रहा है। और जहाँ तक बात है हमारे आपके जैसे लोग की, जो आम आदमी है, ओके, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी, ओके, मैं एक कॉमन पीपल की बात कर रहा हूँ। तो हमारे लिए जो पॉलिसी यूज़ की जाती है दैट इज़ द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। यानी कि आगे एक गाजर रहेगा और पीछे से छड़ी रहेगी। आपको हल्का-हल्का गाजर खिलाया नहीं जाएगा, वो आगे बढ़ाता रहेगा और पीछे से डंडा मारता रहेगा। तो ये सरकार के पूरा फ्रेमवर्क होता है। अब सरकार कहाँ-कहाँ और किस तरीके से काम कर रही है, वो अभी देखेंगे। सरकार की तरफ से तो पिछले 10 साल में या उससे ज़्यादा कह लें, 10 साल ही कहें क्योंकि अभी तो न्यू इलेक्शंस हुए थे पिछले साल। पिछले 10 साल में सरकार के द्वारा अगर कोई इंटरव्यू ले पाए सरकार से, और सरकार इन द सेंस आप जानते हैं, अगर कोई सबसे अकाउंटेबल पर्सन है सरकार की तरफ से बताने वाला तो वो पीएम होते हैं। लेकिन पीएम का इंटरव्यू ले कौन सकता है? हमारे अक्षय कुमार जैसे लोग ले सकते हैं। और जो नेशनल मुद्दा होता है ये जो पूछा जाता है अक्षय कुमार के द्वारा कि आप आम छिल के खाते हैं या आम आप वैसे ही खा जाते हैं, यानी गुठलियों के साथ खाते हैं या काट के खाते हैं। तो एक नेशनल मुद्दा है जो सवाल अक्षय कुमार के द्वारा और या एक रिपोर्टर जो बन के वहाँ पे जाता है और पूछता है। बाकी बाकी पब्लिक में बात करें तो पिछले 10 साल में किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। बस मैं आपको ऐसा नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का डेटा है जो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि आपके रुपए की स्थिति क्या है? और जब आपका रुपया गिर रहा है तो उससे इकोनॉमी पर आपको क्या बेनिफिट या फिर क्या आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग रुपया को ही देख लेते हैं। और जब ये हम लोग रुपया पे यहाँ पर ध्यान देते हैं तो आपको ये एक चार्ट नज़र आता है, यानी कि रुपया डॉलर के मुकाबले अभी कितना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है दैट इज 86.589, यानी कि करीब 86.5 रुपए अभी हमारे रुपए की वैल्यू है $1 के कंपैरिजन में। ये सारा पब्लिकली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा या फिर प्रॉब्लम वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ पर और थोड़ा सा डेटा को मैं आपको दिखाऊंगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं इधर, ओके। चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो एरिया है, ये समय जो आपको दिखाई दे रहा है 2015 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2015 और 2016 के समय का ये टाइम है, ओके। जिस समय हमारे रुपए की कीमत कितनी थी, लगभग 60 रुपए के आसपास यहाँ पर थी, 60 या 62 रुपए, ठीक। यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है। तो 2015 के बाद कितना समय हुआ, 2025 तो अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि 9 साल हुआ। 2015 को अगर इंक्लूड कर ले तो 10 साल हुआ, ठीक है। तो 2015 से लेके अभी तक की जो 60 से 86.5 दिखाई दे रहा है, ये रुपए की गिरावट जो कि लगातार इस तरीके से गिरती जा रही है। ये एक पीरियड था जहां पर रुपया कंसोलिडेट कर रहा था, या फिर आप पीछे के समय में देखेंगे जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस समय भी रुपया आपका कहीं ना कहीं स्टेबल दिखाई देता था एक रेंज में। लेकिन यूपीए सरकार के जाने के बाद जब न्यू इंडिया की सरकार आई 2014 में ही आई थी, उसके बाद 15 से आप देखेंगे कि 60 से ये कहीं चलते चलते आज 86 रुपये आपको पिछले 9 साल में ये दिखाई दे रहा है।
तो 60 से 86 कितना हो गया आपको पता ही है। इसमें गणित की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसमें करीब आप 26 रुपए का जंप दिखाई देते हैं। तो 60 का 26% अगर आप काउंट करें तो लगभग 40 टू 45% के आसपास ये निकलेगा। यानी कि अब 50% 30 हो गया, 26 है तो करीब 40 टू 45%। यानी कि पिछले आप 10 ईयर्स में बात करें तो हमारा रुपया लगभग 40% क्या हो गया है, गिर गया है। लगभग 40% हमारा रुपया गिर गया। अब रुपए के गिरने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आपको पता है भाई। पहली चीज, हमारा जो इंपोर्ट है, ये हमारे इंपोर्ट क्या होगा, इसकी प्राइसेस जो होंगी वो ज्यादा हो जाएगा, हमें ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, ठीक। और एक्सपोर्ट, डेफिनेटली एक्सपोर्ट में क्या होगा कि हमारे प्राइसेस सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते ही नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होता है। अगर हम आपको डेटा की बात करूं तो ये है आपका डेटा सितंबर 2024 का, और सितंबर 2024 में जो हमारा इंपोर्ट हुआ था वो करीबन 66 बिलियन डॉलर का था, और जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ था वो करीब 40 बिलियन डॉलर के आसपास में था। यानी कि इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया था और एक्सपोर्ट हमने कम किया था। यानी कि हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। और ट्रेड डेफिसिट कितना है, अगर आप इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड डेफिसिट भाई कितना हो गया, 66 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट, ठीक है। और हमारा कितना है, 40 बिलियन डॉलर क्या है, ये हमारा एक्सपोर्ट है। तो आपका ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया, करीब 26 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हर साल देखने को मिल रहा है, 26 बिलियन डॉलर। और ये आज की बात नहीं है, ये लगातार कई सालों से ये होते आ रहा है, और रुपया के गिरने की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा ये नीचे जा रहा है। तो अब क्या बात ये है कि सरकार इसके लिए कर क्या रही है, ये तो हमें नहीं पता सरकार क्या कर रही है, लेकिन सरकार एक्चुअली में जो दिखा रही है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या और भी है इसमें, क्योंकि जब रुपया आपका गिर रहा है और इंपोर्ट आपका महंगा होगा, सबसे ज्यादा आप इंपोर्ट करते क्या है, सबसे ज्यादा आप इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम। कैसा भाई, क्रूड पेट्रोलियम, जो कि यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज से हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। यूएई से सबसे ज्यादा इसको इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट आइटम में सबसे बड़ा आइटम होता है वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो करीब 180 बिलियन डॉलर का हम सिर्फ पेट्रोल, यहाँ पर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब आपका रुपया और गिरेगा तो यानी कि ये जो क्रूड पेट्रोलियम है इसके लिए हमें डॉलर और भी ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये आने वाले समय में और भी बढ़ता हुए ये आपको नजर आएगा। ये एक पिक्चर आपको समझ में आ गया क्लियरली, एक मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग बात करें धीरे धीरे। यहाँ पर जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं ना, तो भाई चाइना से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें एक्चुअल ग्राउंड पता होना चाहिए। हर बात नेशनलिज्म के बेसिस पे नहीं होती है, बहुत सारी बातें लॉजिक और ग्राउंड के बेसिस पर होती हैं कि हम चाइना के सामने कहाँ पे खड़े होते हैं। दिस इज द लॉजिकल एंड ऑनेस्ट थिंग, ठीक है। ये नहीं कि हम उसको मार देंगे, इसको ये कर देंगे, हमारे पास इतनी सेना है, उसके पास वो मिसाइल है, ये सब काम नहीं करता। आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक काम करती है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन मेक बिग डिफरेंस, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, बोलने से कुछ नहीं होता है। आप ये चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट बात कर लीजिए या ट्रेड सरप्लस की बात कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बढ़िया चीज। यहाँ पे देखिए, ये है आपका पिछले एक साल का मंथ वाइज आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको दिसंबर महीना है, दिसंबर जो हमारा 2024 गया, और दिसंबर महीने 2024 में ये चाइना का अगर आप सरप्लस देखिएगा तो आपको नजर आएगा चाइना का सरप्लस कितना है, 105, और किस में है, ये यूएसडी बिलियन में है। यानी कि दिसंबर महीने में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस था वो कितना था भाई, 105 बिलियन डॉलर। ये क्या है, ये प्लस है, सरप्लस। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया 26 बिलियन डॉलर किस में है, माइनस में है। यानी कि इस ट्रेड बैलेंस के हिसाब से इंडिया से कितना आगे है चाइना, 105, सॉरी हाँ 105 है, 105 में 26 को ऐड कर दीजिए,
चाइना इंडिया से सिर्फ ट्रेड बैलेंस के हिसाब से 131 बिलियन आगे है। कितना आगे है? 131 बिलियन डॉलर। अब ये समझिए कि कहाँ हम निगेटिव में चल रहे हैं और वो कहाँ सरप्लस बना के चल रहा है, हमसे वो कितना आगे है, और वहां तक हम उसको कभी पकड़ पाएंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब तक हम यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक वो कहाँ से कहाँ चला गया होगा। तो हम चाइना को नियर फ्यूचर में, अगर हम 20, 25, 30, 40, 50 साल में भी अगर कोशिश करें तो हम चाइना को पकड़ नहीं सकते हैं। और चाइना जितना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेट करता है, इंडिया शायद उतना डोमिनेट नहीं करता। क्योंकि चाइना देखिए पैसे का खेल है सारा, और चाइना पैसे के खेल पे सारा काम करता है। वो कहीं जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो किसी को खरीद लेगा, तो फिर उसका हो गया, और वो कर रहा है। आपने पाकिस्तान में ग्वादर देखा, पाकिस्तान में आपने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो देखा, आपने श्रीलंका में हवन टोटा देखा, आप म्यांमार में देखिए, कहीं अफ्रीका में जाके बहुत सारी कंट्रीज में देखिए। तो चाइना इज मोर डोमिनेटिंग, वो सबको पैसे के बल पे अपना बना रहा है। हमारे पास तो ही नहीं, हम तो ऑलरेडी निगेटिव में चल रहे हैं, लेकिन हम चाइना से हम कंपेयर करेंगे क्या, किस हिसाब से? तो ये भी कहने वाली बात हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको डेटा है, पब्लिकली मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो से यहाँ पर भी आप फिगर देख लीजिए, तो नीचे आपको फिगर नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए, ये दिसंबर महीने का है, ये भी बिलियन डॉलर में है। तो अब ये उल्टा है ना, ये उल्टा होने का मतलब क्या है? निगेटिव में है। तो हम कितना निगेटिव में है भाई? अब यहाँ पे आप करीब 22 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैंने आपको सितंबर अक्टूबर का बताया था, अक्टूबर में ये 26 बिलियन डॉलर माइनस में था। उसके बाद नवंबर में देखिए कितना माइनस में चला गया, 32-40 या करीब 35 बिलियन डॉलर माइनस में चला गया। तो इंडिया तो कभी आया ही नहीं सरप्लस में, और चाइना हमेशा ही सरप्लस में चलता है। तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं है कि हम उसके आगे कहाँ पे ठहरते हैं। ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। इसके अलावा हम इंडियन फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, देखिए जब आपके यहाँ महंगाई बढ़ेगी, आपके इंपोर्ट महंगे होते रहेंगे, तो आपको डॉलर अपने यहाँ से खर्च करना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको दिखाई देती है हमारे फॉरेन रिजर्व में भी। जब फॉरेन रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो ये फॉरेन रिजर्व अब गिर के कहाँ पे आ गया है? 360 के मिलियन डॉलर के आसपास में आ गया है, जहां पर ये कभी 2024 में भी हुआ करता था, और 2024 से पहले जहां ये करीब 2000 आपको 21, 2021 और 22 में भी हुआ करता था। तो आप यहाँ पर भी सेम और सेम आप वहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल तो अभी डेटा स्टार्ट हुआ है 2025 का, अभी इन्फ्लेशन कितना जाएगा, रुपया कितना गिरेगा, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना, बहुत लोगों में कौन? हमारे पीएम के एक इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे, अरविंद सुब्रमण्यम। तो अरविंद सुब्रमण्यम का ये कहना है कि अभी रुपया 86 पे नहीं रुकेगा, अभी रुपया को 90 पार करना है। रुपया अभी 90 बार पार करेगा $1 के मुकाबले। तो अभी 86 पे ये हाल है ना, जब रुपया 90 से ऊपर चला गया तो हमारा ये जो रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इतना ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा कि ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इससे क्या होगा? रिजर्व नीचे गिरेगा, अगर भारत दूसरे कंट्री से जाके लोन लेने के लिए आएगा तो इंडिया का पहले ही क्या होगा? क्रेडिट स्कोर नीचे गिर जाएगा। आपको पता है ना, कंट्रीज के भी क्रेडिट स्कोर होते हैं, जैसे कि A+, B-, B+। तो जब ही ये रिजर्व नीचे गिरेगा, इंडिया का क्रेडिट स्कोर भी नीचे जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया को हाई इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा दूसरे कंट्रीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये एप्लीकेशंस हैं जो जिस तरीके से काम करता है, ये इतना आसान नहीं है। ओके, चलिए। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि खाने पीने की बात हम कर लेते हैं। अब आपकी सैलरी भाई 2 गुने बढ़ेगी या 2.5 गुने, वो तो बात की बात है, और 2 गुने 2.5 गुने तो बढ़ने से रही, ये सिर्फ अफवाह है जो चल रहा है सोशल मीडिया पे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, और ये किसी और का नहीं कहना है भाई, ये कहना है किसका है? इकोनॉमिक सर्वे का। यहाँ पर दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे 2024, गवर्नमेंट डेटा है, नो डाउट। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेशर ऑन योर फूड बिल्स हैज डबल्ड इन 2 years, इकोनॉमिक सर्वे एक्सप्लेन्स व्हाई दैट हैपेंड। यानी कि पिछले 2 साल में, लिखा है ना, पिछले 2 साल में आपका फूड बिल क्या हो गया है? डबल हो गया है। यानी कि आपकी जो फूड की प्राइसेस थी, वो फूड प्राइसेस क्या हो गई है? डबल हो गई है सिर्फ 2 साल में। अब ये सोचिए कि आपकी सैलरी क्या 2 साल में डबल होती है, या सैलरी आपकी 10 साल में डबल होती है, आपका फूड प्राइस 2 ही साल में डबल हो गया।
इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक सर्वे 2024 ने। अब क्यों हुआ, इससे क्या मतलब है भाई? लोगों को तो खाने के लिए वो पैसा चाहिए, लेकिन पैसा तो आया नहीं। भाई उसका कारण कुछ भी हो, अगर हमने सरकार बनाया है तो भाई उनको ये करना पड़ेगा कंट्रोल, ये थोड़ी ना होगा क्यों हो गया। जब चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो सारा बेनिफिट सरकार रख रही है, लेकिन चीज़ें महँगी हो रही हैं तो सारा लोग आम आदमी जाने। तो ये चीज़ फूड प्राइस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा है। और बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ थालीज़, यानी कि जो हम थाली है ना हमारा, एक थाली में कितना पैसा लगता है, 2 थाली में कितना पैसा लगता है। तो यहाँ पर आपको 1 साल पहले और 5 साल पहले का डेटा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? चलिए, 5 साल पहले ज़्यादा था कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2 थालीज़, 2 थालीज़ को बनाने का जो प्राइस हुआ करता था 5 साल पहले वो 46 रुपए था। अब उसके लिए लगभग 80 रुपए आपको देना पड़ता है। तो 46 से 80 यानी कि कितना जंप हुआ पिछले 5 साल में, 40 से 80 पे आप पहुंच गए। अगर आप 40 पे रहते तो 80 डबल हो जाता, तो काइंड ऑफ डबल मान लीजिए, या फिर 75% का इंक्रीज हुआ आपके 5 साल में, ठीक है। वहीं पर आपको कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 थाली है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 23 से ये 39 यानी कि लगभग 75 से 80% का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। ओके, ये सब, लेकिन आपकी इनकम कितनी बढ़ती है ये यहाँ पर आपको पता चलेगा। अगेन यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है क्या कि cost of meals rose by 71% in 5 years and salary just by 37%। कैसे सरवाइव करेंगे? आपकी फूड की प्राइसेस पिछले 5 साल में 71% बढ़ी है फूड की प्राइस, लेकिन आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है भाई? पिछले 5 साल में मात्र 37%, यानी कि आपकी सैलरी के डबल से फूड प्राइसेस बढ़ी हैं। अगेन इसको झेलेगा कौन? आम आदमी। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खास करके जितने भी ब्लैक मनी है सारा पॉलिटिशियंस के पास है। सरकारी महकमे जो बैठे हुए हैं उनके खाने पीने और रहने की खर्चा सरकार उठाती है, सरकार के बिल से जाता है, तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो कॉरपोरेट्स हैं उनके पास पैसा बहुत है तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क उनको पड़ता है जो 50-60 हज़ार 70 हज़ार की सैलरी लिए हुए आम आदमी है, वो फ़र्क उसको पड़ता है यहाँ पे, कि सैलरी कितनी बढ़ी और खाने के खर्चे कितने बढ़े। ये खाने के खर्चे हो गए। चलिए भाई, धीरे-धीरे सबकी बात करेंगे। अब एक तरफ सरकार की कमाई देखिए, सरकार की कमाई कैसे बढ़ती है। यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन की बात यहाँ पर की गई है, और जीएसटी कलेक्शन में ये कहा गया है कि मई 2024 में स्टैंड्स एट 1.73 लाख करोड़ एंड रिकॉर्ड्स 10% ईयर ऑन ईयर। ये किसका डेटा है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का डेटा है, और इसको पीआईबी में, जो पीआईबी का वेबसाइट होता है ना, उस पर आपको 1 जून 2024 को रखा गया था। तो अगेन ये गवर्नमेंट का डेटा है कि भाई 10% के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। अगर आपकी सैलरी 10% हर साल बढ़े तो 10 साल में कितनी होगी वो आपकी 10% के हिसाब से सैलरी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी रखें तो 10 साल में 10% के हिसाब से आपकी सैलरी दोगुना हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही भाई ये बढ़ रहा है, तो सैलरी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़नी चाहिए, यानी कि 10 साल में आपकी सैलरी 10% के हिसाब से 150% से ज़्यादा या फिर डबल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दिस इज़ रियलिटी जो है ये बहुत उससे दूर है, ठीक है। सरकार का सारा पैसा ये सरकार के फंड में जा रहा है। अब उससे खर्चा कहाँ पे होता है दिखाऊंगा अभी, ये सारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं जो आपको मीडिया में दिखाई देते हैं। अगेन यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं, या फिर जो कंपनीज अपना डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें सरकारी, अगेन ये आपका इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सीबीडीटी, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 23 जनवरी 2024 का 1 साल पुराना डेटा है, और यहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि ध्यान रखिएगा, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव इंक्रीज्ड बाय 160% फ्रॉम इतना करोड़ इन 2013-14 टू इतना करोड़ इन 2022-23। यानी कि पिछले 1 साल में जो नेट डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, नेट है, यानी कि सारा कुछ उसमें निकाल के, वो कितना बढ़ा है पिछले 1 साल में? 160% बढ़ा है 1 ईयर में। यानी कि इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब समझते हैं ना, एक सैलरीड पर्सन जिसका इनकम टैक्स देता है, और जो कंपनी होती है वो कॉर्पोरेट टैक्स देती है, दिस इज द डायरेक्ट टैक्स।
तो अगर कोई सैलरी पर्सन है, वो जो कमा रहा है, इन्होंने टैक्स को अलग-अलग तरीके से मैनिपुलेट करके उसके बाद उसको क्या किया उन्होंने अपने पास रखा। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। लोगों की इनकम बढ़ी नहीं है। अभी आप 8th पे में ये कर रहे हैं ना, 8th पे में आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो अभी 8th पे में इस समय सैलरी पर अगर आप 20% टैक्स दे रहे हैं ना, अगर सैलरी तुरंत अगर आपकी बढ़ गई, तो अभी ये आप 30% के ब्रैकेट में आ जाएँगे, फिर आपके टैक्सेस भी ज़्यादा हो जाएँगे। तो फिर जो सैलरी बढ़ने वाली बात कर रही है, बहुत खुशी वाली बात, वो ज़्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं देगी। और ये जो आपको इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ये सब उसमें क्या होगा, आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो गई, जीएसटी भी हमने देख लिया। और अब इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ गोल्ड का प्राइस, ठीक है? व्हाई गोल्ड, ये गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन ये जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस पिछले 10 साल में या 5 साल में क्या रहा है। अगेन ये सारा पब्लिकली है। ये गोल्ड का प्राइस है। गोल्ड का प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पहले जब डॉलर एक अभी डॉलर क्या है, एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसमें मैक्सिमम डीलिंग होती है। पहले जो डीलिंग होती थी वो गोल्ड के बेसिस पर होती थी, या इकोनॉमिक का स्ट्रेंथ जो होता है वो गोल्ड के बेसिस पर पहले रखा जाता था। गोल्ड के प्राइसेस अगेन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बहुत दूर नहीं जाएंगे, 2015 की ही बात करें, 2015 में जो 10 ग्राम का गोल्ड होता है 24 कैरेट का, ठीक है, 10 ग्राम का जो गोल्ड होता है 24 कैरेट का, उसका प्राइस 26,343 रुपए था 2015 में। अभी अगर हम बात करें 2025 टिल टुडे, क्योंकि ये रोज बदलता है गोल्ड का प्राइस, तो करीबन करीबन 80,000 के आसपास पे है, 79,200 रुपीज, अप्रॉक्स 80,000 रुपीज आपको देखने को मिलेगा। 2015 से 2025 तक 10 साल का आपने सफर किया, और ये 26 से कहाँ तक आ गया, 79 यानी कि 80 तक आ गया। ओके, तो 26 से कहाँ पहुंच गए आप, 80 पे पहुंच गए, यानी कि करीबन करीबन कितना बात करें, तो करीबन करीबन 3 टाइम्स क्या हो गए, गोल्ड के प्राइसेस आपकी बढ़ी कितने साल में, 10 साल में। 10 ईयर्स में गोल्ड की प्राइसेस कितनी बढ़ी, 10 साल में बढ़ी। और गोल्ड इज द स्टैंडर्ड करेंसी, एक तरीके से जैसे आपके बैंक नोट्स होते हैं, आपके करेंसीज होते हैं, उसके अलावा जो गोल्ड भी जो होता है कि स्टैंडर्ड करेंसी की तरह भी यूज होता है, जिसके प्राइसेस 10 साल में 3 गुने बढ़े हैं। बट ये सारी बातें ये बैकग्राउंड में सभी को पता नहीं होती, आम आदमी को, रिटेलर को ये पता नहीं है। हमें बस यही पता है कि हाँ, वहाँ से ये चीज़ आया, लेकिन वहाँ से कितना हमारे पास पहुँचा, और बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं वो कैसे फिर निकल जा रही हैं, इसका ज्ञान हमारे हमें बहुत लोगों को नहीं है, मैक्सिमम लोगों को नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जो इन सब चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन चल क्या रहा है हमारे यहाँ भाई, हमारे यहाँ ये चल रहा है कि 20,000 करोड़ और 30, 40, 50,000 करोड़ कुंभ मेले में खर्च किए गए। उससे फ़ायदा किसको होता है, उससे फ़ायदा मिनिस्टर्स को होगा, पॉलिटिशियंस को होगा, जिनसे फंड निकल के जाता है। उसका फ़ायदा वहाँ के ऑफिसर्स को होगा। आम आदमी को इससे क्या मिलेगा इस कुंभ से, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो हाँ, ये कुछ वेंडर्स हैं जो वहाँ पे अपनी दुकान लगाएँगे, लेकिन वो भी दुकान फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगाते हैं। वहाँ पर भी वो बोली लगती है, फिर वो सरकार को पैसा देना पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी को पैसा देना, पुलिस वालों को पैसा देना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे कमाएँगे जो वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लार्जली इकोनॉमी की बात करें, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे बस ये चल रहा है। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि भाई एक आईटी वाले बाबा हैं, और एक ये आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावे आपको ये दिखाई देगा कि 8th पे कमीशन 2026 1 जनवरी से लागू होने वाला है, आपकी सैलरी डबल या ढाई गुना होने वाली है। लेकिन एक्चुअली में जो आपकी सैलरी डबल या ढाई गुना होगी और बैंक में कैसे आपसे निकाला जाएगा, अभी घबराइए मत। अभी आपका 1 फरवरी को 2025 का बजट भी आने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि टैक्सेस वो बढ़ाएँगे, घटाएँगे, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन जो पिछले बैकग्राउंड्स में जितनी चीज़ें चल रही हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, वो आपको ऑन एंड लार्ज ये आपको पता चल गया होगा कि चीज़ें बैकग्राउंड में क्या चल रही हैं और आपको कितना मिल रहा है। तो बाकी आप सोच सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हमारा भी अपना कुछ पर्सपेक्टिव है, और सभी लोग कहने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बात और है कि हकीकत में कितना स्वतंत्र है ये आपको और मुझे भी पता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, आप भी कुछ कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप चीज़ें बोल रहे हैं वो बैकग्राउंड में बैक होनी चाहिए लॉजिक के द्वारा,
डेटा के द्वारा, ठीक है। हाँ, फर्जी डेटा नहीं होना चाहिए। जितने भी मैंने डेटा यहाँ पे रखे हैं सारे पब्लिकली मौजूद हैं और सारे गवर्नमेंट के डेटा हैं, जो मिनिस्ट्री से या फिर जो पीआईबी जो होता है वहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें फ्रॉड वाली कोई बात नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।